हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ क्लिनिकल ऑडिट सीरीज। तो इस वीडियो में मैं क्लिनिकल ऑडिट के 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करने वाली हूँ, दैट इज़ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम्स। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इन 3 एस्पेक्ट्स की मैं इस वीडियो में डिटेल दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसको एंड तक देखना अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देख लें। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्लिनिकल ऑडिट पार्ट 2 में मैं आपको क्या बताने लगी हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सी गाइज, क्लिनिकल ऑडिट बेसिकली हम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से कॉपी पेस्ट, इधर से कॉपी पेस्ट, उधर से कॉपी पेस्ट, है ना। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। बट आप आज बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से, क्योंकि क्लिनिकल ऑडिट में हमें एक्चुअल में क्या पैरामीटर्स, क्या कंपोनेंट्स चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊँगी। ठीक है, तो आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आपका पूरा क्लिनिकल ऑडिट 3 कंपोनेंट्स पे, 3 एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है, जो कि है स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम्स। ठीक है, तो क्लिनिकल ऑडिट तो आप कर लेते हैं कोई भी टॉपिक उठा के, बट कौन कौन से एक्चुअल टॉपिक्स आपको चाहिए क्लिनिकल ऑडिट करने के लिए, ठीक है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट से। ठीक है, आप स्ट्रक्चर्स का ऑडिट कैसे करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स में बेसिकली आपने क्या करना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लेने हैं जिसमें आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आएंगे, दैट इज़ योर बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आपके स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो आप पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आएगी बिल्डिंग। बिल्डिंग में आप क्या चीज़ें देख सकते हैं क्लिनिकल ऑडिट करने के लिए, आपका स्टेट ऑफ रिपेयर, ठीक, आपकी क्लीनलीनेस, सोर्सेज, देन स्कोप ऑफ सर्विसेज, क्या आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ये आप अपने स्ट्रक्चर के ऑडिट में लेके आ सकते हैं। सेकेंड थिंग इज पर्सनल। ठीक है, पर्सनल में आप क्या चीज़ें देखेंगे, इस कैटेगरी में पर्टिकुलर आपने अपने हॉस्पिटल का सारा स्टाफ लेना है। उसमें आपकी कैटेगरीज होंगी, जैसे कि आपका फ्रंट ऑफिस स्टाफ है, आपके क्लिनिशियंस हैं, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, आपका पैरामेडिकल स्टाफ है। ठीक है, ये आपकी कैटेगरीज हो जाएंगी पर्सनल की। इनको आपने ये चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड वाइज काम कर रहे हैं कि नहीं, आप इनका भी ऑडिट कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो है दैट इज़ इक्विपमेंट इन प्रैक्टिस। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या आपका इक्विपमेंट आपके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें सेकंड फैक्टर आप ये भी असेस कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स आपके इक्विपमेंट के। ठीक है, तो आप इक्विपमेंट भी कर सकते हैं, पर्सनल को भी ऑडिट कर सकते हैं और आप अपनी बिल्डिंग को भी ऑडिट कर सकते हैं। अब फोर्थ थिंग जो आती है दैट इज़ आपके नोट्स। ठीक है, डॉक्टर्स नोट्स, आपकी नर्सिंग नोट्स। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पर्टिकुलर नोट्स पे कंसंट्रेट करेंगे कि नोट्स के अंदर क्या है, तो वो क्लिनिकल ऑडिट से शिफ्ट होकर आपका मेडिकल ऑडिट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी मेडिकल ऑडिट नहीं करना है, आप क्लिनिकल ऑडिट करेंगे। तो नोट्स में आप ये देखेंगे कि क्या आपके जो नोट्स हैं वो सिक्योर किए गए हैं, सिक्योरिटी से रखे गए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी मेंटेन है कि नहीं। इन नोट्स में आप ये पैरामीटर्स को देखेंगे अपने ऑडिट करते टाइम। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये इनडायरेक्ट असेसमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके पेशेंट केयर और आउटकम्स के लिए। आपको याद है मैंने आपको क्लिनिकल ऑडिट पार्ट 1 में बताया था कि ये हम करते हैं पेशेंट की आउटकम्स को और उनकी केयर की इम्प्रूवमेंट की मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये इनडायरेक्ट असेसमेंट होती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जो पार्ट्स मैंने इसमें कवर किए हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, उन पे फोकस करिए और आप इनका भी ऑडिट कर सकते हैं। आपको कोई मना नहीं करेगा क्योंकि एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, आप इनको ऑडिट कीजिए। सेकेंड थिंग जो है वो आपके प्रोसेसेस को ऑडिट करना। ठीक है, आपके क्लिनिकल ऑडिट का सेकेंड एस्पेक्ट जो है दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस में जो भी पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ से सर्विसेज मिल रही हैं आप उनको ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स,
ठीक है, आपकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स जो हैं, आपकी स्कैनिंग रिपोर्ट्स, आप इनको भी मेजर कर सकते हैं, इनका भी ऑडिट कर सकते हैं, इनको भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आपके आ जाते हैं प्रोसीजर्स। थर्ड थिंग आपका आ जाता है ट्रीटमेंट। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करें ज़्यादा तो डेफिनेटली आपकी 90% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, आपके आउटकम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। क्योंकि प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट पेशेंट केयर से रिलेटेड है, जो कि डायरेक्ट पेशेंट केयर से जुड़ी होती है, ठीक है। इसमें आपके ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग, जो भी आपके प्रोसेस की चीज़ें हैं वो सारी ऑडिट होंगी। अब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि क्लिनिकल ऑडिट की एम जो होती है वो होती है आइडियल प्रैक्टिस और एक्चुअल प्रैक्टिस के गैप को एनालाइज करना। तो इसी से आपके पेशेंट केयर में इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है। आइडियल प्रैक्टिस और एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 में देख लीजिएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रोसेस में इसका मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ है, कोई भी XYZ, कोई भी उसको डिजीज़ है, ठीक है। तो आपके रिसर्च पेपर या आपके रिसर्च कहता है कि उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए ड्रग 1 जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन ड्रग 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस एस्पेक्ट में आप ये देखेंगे कि क्या आपने पेशेंट्स को ड्रग X दिया है, क्योंकि इसमें 2 ड्रग्स हैं जो सेम डिजीज़ को क्योर कर रही हैं। आपने इफेक्टिवनेस देखनी है कि कौन सी इफेक्टिव है और कौन सी नहीं, और आपने अपने पेशेंट्स को एक्चुअल प्रैक्टिस में कौन सी ड्रग दी है। अब आई होप आप ये बात समझ गए होगी कि मैं क्या पार्ट 1 में बोल रही थी कि एक्चुअल प्रैक्टिस और आइडियल प्रैक्टिस के गैप को आइडेंटिफाई करना। तो इससे आपके जो क्लिनिशियंस हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनकी टेक्निकल स्किल्स को आप इनडायरेक्टली ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, और पेशेंट के आउटकम्स को भी इम्प्रूव करेगा, पेशेंट की केयर को भी इम्प्रूव करेगा। तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे पेशेंट केयर में, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट था वो इनडायरेक्ट असेसमेंट थी, जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि पर्सनली आई प्रेफर कि आप लोग क्लिनिकल ऑडिट अगर करते हैं तो प्रोसेसेस में ही कीजिए, क्योंकि 90% प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी अगर आप अपना इंटरनल चेक करेंगे रादर देन एक्सटर्नल। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ प्रोसेसेस में करना है तो आप प्रोसेस ही करेंगे, आप स्ट्रक्चर को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज आउटकम एस्पेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्टली फोकस करता है आपकी पेशेंट केयर पे। अब आपने देखा होगा जो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है दैट इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, वो डायरेक्टली फोकस कर रहा है फैसिलिटीज़ पे, पर इनडायरेक्ट असेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट केयर पे, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा प्रोसेस, उसमें हम डायरेक्टली फोकस किस पे कर रहे हैं, हमारा जो क्लिनिकल केयर है, जो भी आप पेशेंट को प्रोवाइड करें क्लिनिकल केयर, उस पर ये डायरेक्टली फोकस कर रहा है। और जो थर्ड है हमारा आउटकम, वो डायरेक्टली फोकस कर रहा है पेशेंट केयर पे। बट इनका जो गोल है वो गोल एक ही है, एम एक ही है इनकी, आपके जो पेशेंट केयर है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, राइट। तो आउटकम ऑडिट जो है इसमें आप हेल्थ केयर स्टेटस को एग्जामिन करेंगे हर पेशेंट की, ठीक है। हर पेशेंट मीन्स एक ही डिजीज़ का पेशेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। लेट्स सपोज आपके हॉस्पिटल में 10 पेशेंट हैं, ठीक है। 10 पेशेंट में से 5 जो हैं वो सिमिलर डायग्नोज के हैं और 5 को आप सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो आप इन 5 का ऑडिट करोगे, किस बेसिस पे, आपकी पेन रिलीफ पे। आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको चेक करोगे इन टर्म्स ऑफ पेन रिलीफ, ठीक है, डिसेबिलिटी, और ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके ट्रीटमेंट को विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब आई होप आपको तीनों जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आगे के पार्ट्स जो हैं वो और इन्फॉर्मेटिव होंगे, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम्स को और क्लैरिफाई कर दूँगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरी ऑडियंस बोर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इतना ही सीखिए। और गाइज जेन्युइनली मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो मेरी चैनल की वीडियोस जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, आपको 90% तक हेल्प करेंगी। 10% आपको खुद के एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। 90% आई डेफिनेटली मेक श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर हिंदी में या इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ। मोर ओवर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे और वो एक्चुअल में काम कर पाए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल की हर न्यू वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। और मैं मिलती हूँ आपसे इस सीरीज़ के पार्ट 3 में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।